ख़वातीन हज़रात खुश आमदीद। एक बार फिर माज़रत चाहता हूँ ट्रैफ़िक की वजह से फिर थोड़ा सा लेट हो गया प्रोग्राम शुरू करने के लिए। बहरहाल आपकी खिदमत में हाज़िर हैं इमिग्रेशन के आपके जो लाइव क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि कुछ कॉल्स ऑलरेडी वेटिंग पर होंगी। डायरेक्टली कॉल्स का सिलसिला शुरू करता हूँ। जी हेलो हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो। जी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी सर। जी सर जनाब, गुड इवनिंग सर। जी हुक्म कीजिए, बताइए। हाँ जी सर, मेरा सवाल है कि मैं इधर कोई तकरीबन 9 साल से हूँ स्टूडेंट वीजे पे, और अभी रिसेंटली मेरा कॉलेज रिवोक हो गया सर। और अभी मेरे लिए क्या ऑप्शन होगी? मेरे पास वीजा तो है, तकरीबन 1 साल का और पड़ा है, 1 डेढ़ साल का। और अभी क्या करना पड़ेगा अगर मैं दूसरे कॉलेज जाता हूँ और मेरे को वहाँ से लाइक रीअप्लाई करता हूँ और रिफ्यूज हो जाता है, तो क्या मेरा 10 ईयर का क्या बन सकता है? हो सकता है सर, इसके बारे में बता जी देना प्लीज। जी जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें ब्रदर सिचुएशन ये है कि आपको स्टडी वीज़े पे हैं, वीज़ा आपका भी वैलिड है लेकिन कॉलेज का लाइसेंस रिवोक हो चुका है। तो इस सिलसिले में सबसे पहली चीज़ तो ये होगी कि आप पहले ये मेक श्योर करें कि लाइसेंस रिवोक हुआ है या सस्पेंड हुआ है। अगर तो सस्पेंड हुआ है तो फिर तो आप स्टिल उसके ऊपर वेट कर सकते हैं, लेकिन अगर रिवोक हो चुका है तो फिर डेफिनेटली आपको जो है वो कर्टेलमेंट लेटर जो है वो 60 डेज़ का जो है वो इशू हो जाएगा होम ऑफिस की तरफ से। आप ये मेक श्योर करें कि होम ऑफिस के पास आपका लेटेस्ट एड्रेस मौजूद है और आप उनके साथ राब्ते में रहें। कॉलेज के साथ भी राब्ते में रहिए, और जो ही आपको ये लेटर मिलता है उसके टाइम लिमिट के अंदर आपको नया कॉलेज एक फाइंड आउट करना है और उसमें एडमिशन लेना है, नया कैश लेटर इशू करवाना है, और फिर आप एक एक्सटेंशन फाइल करनी है। हाँ, ये बात आपको ज़रूर ध्यान में रखनी होगी कि वो जो आप 7 ईयर्स का 8 ईयर्स का जो कैप है ओवरऑल 5 ईयर्स डिग्री और 3 ईयर्स बिलो डिग्री प्रोग्राम, उसमें तो कहीं आप फॉल नहीं करते। ये आप चेक करके तो उसके मुताबिक अपनी एप्लीकेशन फ़ाइल करें। अगर आपको दोबारा एक वीज़ा ग्रांट हो जाता है नए स्टडी अपने कोर्स के हवाले से, तो जब आपके 10 साल पूरे होंगे तो 10 साल पूरे करने के बाद आप 10 ईयर्स लॉन्ग रेजिडेंस की बेसिस के ऊपर इंडेफिनेट लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई करने के लिए बिल्कुल आप एंटाइटल होंगे और आप वो कर सकते हैं। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी, मैं 2004 में अगस्त 2004 में आया था स्टूडेंट वीज़े पे, और अभी मेरा वीज़ा है पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, जो अभी नवंबर में ख़त्म हो जाएगा ना। ठीक है। तो वो मुझे किसी सॉल्यूशन ने बोला कि आपका 5 ईयर लिमिट है स्टूडेंट पे, तो आप स्टूडेंट पे नहीं जा सकते हो। 50,000 पाउंड मेरे पास नहीं है इंटरव्यू के लिए, तो वो कहता है FLRO डाल दो। तो FLR 9 मंथ चाहिए मुझे, जुलाई 2014 तक सॉरी, 10 आपकी ईयर बात मुकम्मल करने आपकी के लिए। आवाज़ थोड़ी सी मुझे सही क्लियर नहीं आ रही। लास्ट में आपने क्या कहा? 50,000 के बाद आपने क्या कहा? मैंने कहा मैं एंटरप्रेन्योर वीजे पे तो नहीं जा सकता, मेरे पास 50,000 पाउंड नहीं है, ठीक है। और स्टूडेंट वीजे पे भी नहीं जा सकता, मेरा 5 ईयर लिमिट खत्म हो सकता है। तो मैं FLRO डाल दूं तो FLRO पे क्या कोई चांस है कि 10 ईयर मुकम्मल हो जाए? ठीक है। आपको टोटल 9 साल का पीरियड आपने बताया ना हो चुका है आपको? मेरे 9 साल 3 महीने हो चुके हैं, बिल्कुल और ठीक। अभी 9 जुलाई में 10 साल मुकम्मल हो जाए, तो क्या मुझे 10 साल का रूट तो बंद नहीं हो रहा नेक्स्ट ईयर? और क्या FLRO अगर मैं डाल दूं तो इस पे इतना टाइम लग जाएगा कि मेरे 10 ईयर पूरे हो जाए इस मुल्क में? ठीक है। अच्छा, इसमें सिचुएशन ये है, मैं अब आपको थोड़ी सी एक टेक्निकल चीज़ बताता हूँ। जब आपका 9 साल हो, तकरीबन 2-3 माह आपको हो चुके हैं और अब वापस दोबारा किसी वीज़े के ऊपर जाने की पोजीशन में नहीं है, तो FLRO एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन है जब आपको और आपके पास और सर्कमस्टांसेस अवेलेबल नहीं होते और आप ह्यूमन राइट्स की बेसिस के ऊपर एप्लीकेशन फ़ाइल करना चाहते हैं, या उसके अलावा भी कुछ उसमें कैटेगरीज हैं, लेकिन आपके केस में शायद उनमें से कोई कैटेगरी नहीं आएगी, मगर सिर्फ ये कि ह्यूमन राइट की बेसिस पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। बहरहाल आपने 9 साल का जो पीरियड है यूके के अंदर गुजारा है, आपने डेफिनेटली यहाँ पे प्राइवेट लाइफ इस्टेब्लिश की है, यकीनन आपकी फैमिली लाइफ भी यहाँ पे इस्टेब्लिश हुई होगी। इन तमाम बातों को ज़हन में रखते हुए आप एक अपनी एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं। ये याद रखिए कि आपको जो है जो रिक्विजिट जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे जो है अच्छे तरीके से आपको सबमिट करने हैं। एक प्रॉपर जो है एप्लीकेशन रिप्रेजेंटेशन प्रिपेयर करके सबमिट करनी है। इसमें चांसेस हो सकते हैं कि आपको वो डिस्क्रेशन के तौर पे ग्रांट कर दें और आपको 3 साल का वीज़ा भी ग्रांट किया जा सकता है इसके ऊपर, उसकी बेसिस के ऊपर, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपकी प्रेजेंटेशन कैसी होती है। मैं एडवाइस करूंगा कि इस स्टेज के ऊपर ये क्रूशियल टाइम है आपके लिए। इस स्टेज के ऊपर आप अपने पास से कुछ ऐसी गलती मत कीजिए। किसी भी अपने जो सोलिसिटर हैं उनके पास जाके प्रॉपर रहनुमाई लेके फिर ये केस फाइल कीजिए। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बिलफर्ज अगर अल्लाह ना करे अगर आपको रिफ्यूज़ल आ भी जाती है, क्योंकि आजकल जो FLRO के केसेज हैं वो विदिन 3 मंथ्स जो हैं वो डिसाइड होकर वापस आ रहे हैं।
और अगर किसी वजह से ये केस रिफ्यूज़ हो जाता है तो आप ये समझ लीजिए कि अगले 3 माह में ये केस रिफ्यूज़ हो के आ जाता है, तो फिर आपको राइट ऑफ अपील मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी विद इन टाइम है, आपका लीव विद इन टाइम है। आप अपील में भी जा सकते हैं, फिर भी आप टाइम अपना पूरा कर सकते हैं। दोबारा फिर आपको जब आपके 10 साल का पीरियड पूरा हो जाएगा, फिर आपको लॉन्ग रेजिडेंस की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। सारी सिचुएशन को ज़हन में रखिए, फिर भी मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि वकील के मशवरे के बगैर आप ये केस फाइल मत कीजिए। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, मैंने ना यूरोपियन लड़की से शादी करवाई हुई थी, तकरीबन साल हो गया। तो बाद में ना 6-7 महीने बाद उन्होंने मेरा रिफ्यूज कर दिया कि 2-3 रीजन लगाई कि ये एक दफा चेक करने आए तो नीचे वो जो सा रहता है उसने बोला कि फैमिली रहती थी, ऊपर आई नहीं, वो उधर से चले गए। तो 2-3 रीजनें लगाई थी, तो फिर वो मेरा रिफ्यूज कर दिया। फिर कोर्ट में चला गया, कोर्ट में ना जज ने मेरे हक में कर दिया है फैसला। वो वाइफ मेरे साथ चली गई थी, जो भी जो रीजन लगाई ठीक थी है, वो ठीक है, उनको पूरी वो दिखा ठीक है। जज साहब से वो हो गई। तो जज ने मेरे हक में कर दिया है। तो 2 महीने हो गए अभी तक कोई जवाब नहीं आया, तो प्लीज़ ज़रा बता देंगे आप। जी ठीक है। जब आपकी अपील अलाउड होगी या मामला वापस जो है वो होम ऑफिस के समझ लें कि उनके ऑफिस में चला गया है, अब उन्होंने इसको एक तो या तो ये डिपेंड करता है कि अपील किस तरीके से अलाउ हुई है। सम टाइम कोर्ट ये अलाउ करती है कि आप उसको रिकन्सिडर करें, सम टाइम वो आपकी अपील को एज इट इज़ उन ग्राउंड्स के ऊपर अलाउ कर देती है। तो डिपेंडिंग कि एग्जैक्टली डिसीजन क्या है। बहरहाल जो भी सिचुएशन हो, अपील आपकी अलाउ हो चुकी है। 2 से 3 माह का जो एक प्रोसीजरल टाइम है वो नॉर्मली ये लगा लेते हैं उस केस को दोबारा वर्कआउट करने के लिए और उसके ऊपर वीज़ा ग्रांट करने के लिए। तो आई थिंक ये एक स्टैंडर्ड टाइम है, आपको ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम होने के चांसेस कम है और आप इसमें वेट कर सकते हैं। अभी एक आध माह वेट मज़ीद कर सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम कर सके थोड़ा सा लेट शुरू किया, लेकिन जो ब्रेक का वक्त है वो बहरहाल अपने वक्त के ऊपर आता है। तो ब्रेक का वक्त है, इसके बाद इंशाअल्लाह ब्रेक के बाद दोबारा कॉल्स का सिलसिला शुरू करेंगे। कोशिश करूँगा कि मुख्तसर जवाब दूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉल ले सकूँ। तो ब्रेक के बाद फिर मुलाकात होती है। थैंक यू। ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं, कॉल्स का सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं। हालाय जी 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 मेरे भाई, आप करें बात। जी हेलो जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है, आप अपना क्वेश्चन करें। एक मेरे अजीज हैं, वो 75 ईयर ओल्ड है। वो और जी। यहाँ वो 1998 में आए थे। ओके। उन्हें 2002 में इंडेफिनिट वीज़ा मिला और उसके बाद वो पाकिस्तान आना जाना शुरू हो गया। उसमें अब वो 1 साल रह के आए क्योंकि बीमार हो गए थे वहाँ पे। 2010 में गए थे, तो अब 2000 अक्टूबर में गए थे, तो 11 में आ गए वापस। आपका क्वेश्चन क्या है? वो नेशनैलिटी अप्लाई करना चाहते हैं। ओके, आपकी आवाज़ काफ़ी कट कर रही है, लेकिन जहाँ तक मैं सवाल समझाऊँ कि ड्यूरेशन के वाले से है कि आउट ऑफ द कंट्री जो है कितना उन्होंने ड्यूरेशन किया है। अच्छा, इसमें ये है कि अगर आपकी कोई भी ड्यूरेशन जो है वो अगर आपका किसी बीमारी की वजह से या एक्सटर्नल या एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस की वजह से ऐसी कोई आपकी ओवर स्टे हो जाता है आउट ऑफ द कंट्री, तो आप उसके वैलिड अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे दें तो वो उसको कंसिडर करते हैं और उसको जो डिसरिगार्ड कर सकते हैं जो पीरियड होता है। तो आपको पता है कि जो लास्ट ईयर में है वो 180 डेज से जो है वो ज़्यादा आपका जो है वो स्टे नहीं होना चाहिए किसी भी कंट्री में, या अब्रॉड एटलीस्ट नहीं होना चाहिए। तो अगर ये इससे ज़्यादा दिन का होता है तो फिर आपको मेडिकल एविडेंस देनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आपको कुछ अर्सा मज़ीद वेट करना पड़ेगा और तब आपको अप्लाई करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि इनके पास वैलिड सिचुएशन मौजूद है और ये अगर अपने तमाम रीजनिंग और साथ मेडिकल एविडेंस देंगे तो वो इनकी जो एब्सेंस है वो डिसरिगार्ड हो जाएगी। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सवाल ये है कि मेरा भाई का शादी का वीज़ा लेके आया था इधर में। पहला उसका वीज़ा रिफ्यूज हो गया था, फिर बाद में उसको वीज़ा मिल गया था, वीज़ा लीव टू एंटर आउटसाइड ऑफ द रूल। एक 27 मंथ का वीज़ा उसका। तो मैंने ये पूछना था, उसने लाइफ इन द यूके टेस्ट पास किया है और एक टेस्ट इंग्लिश का पास किया है, एंट्री लेवल 3B1। तो अभी वो क्या फर्दर लीव कौन सी वो अप्लाई करेगा, इंडेफिनिट अप्लाई करेगा या फर्दर लीव अप्लाई करेगा? प्लीज इसका जवाब दे। आपका इनका वीज़ा लगा कब था? इनका वीज़ा लगा था जी 2011 में जी, 12वें महीने में। दिसंबर 2011 में लगा था।
अगर दिसंबर 2011 में इनका वीज़ा था और वो एक स्पाउस वीज़ा के ऊपर आए थे, तो अब उनको इंडेफिनेट अप्लाई करने के लिए वो इंटाइटल्ड हैं, वो इंडेफिनेट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो चेंजेस आई है रूल्स के अंदर वो जुलाई 2012 के बाद चेंजेस आई है। अब उसके बाद जो केसेस हैं उनके ऊपर 5 साल का जो है वो उनको वेट करना पड़ता है। उससे पहले आने वाले तमाम लोग जो है इंडेफिनेट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने 2 साल का पीरियड जो अपना उस वक्त का जो रिक्वायर्ड पीरियड था वो पूरा कर लिया है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं इंडेफिनेट के लिए। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो जी मैं हेलो जी मेरे भाई बात कीजिए, आवाज़ आ रही है आपकी। जी ये मेरे पेरेंट्स जो है वो पाकिस्तान में होते हैं, उनकी एज है 64। तो वो इमाम साहब बहन भाई इधर होते हैं, वो अकेले उधर होते हैं। तो हम चाहते हैं कि उनको इधर बुलाएं, तो उनको हम बुला सकते हैं, और अगर बुला सकते हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे जिनके हम साथ लगाएं तो वो उनको बुला लें। थैंक यू, मैं बंद करता हूँ, आप जवाब सुनता हूँ। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो पेरेंट्स हैं या जो आपके पेरेंट्स और इस तरह के रिलेटिव्स होते हैं, ख़ास तौर पे मैं पेरेंट्स की बात करूँगा यहाँ पे, क्योंकि पेरेंट्स के वजह से क्वेश्चन है। तो इनको अगर आपके तमाम जो बहन भाई जो है यहाँ पे मौजूद है, अगर उनके पास स्टेटस जो रेजिडेंस स्टेटस है या ब्रिटिश सिटीजनशिप उनके पास मौजूद है और वो अफोर्ड कर सकते हैं उनको यहाँ पे अकामोडेट करना विदाउट रिकोर्स टू एनी पब्लिक फंड्स, तो इस सिचुएशन में और ख़ास तौर पे जब वहाँ पे उनकी कोई देखभाल करने वाला बंदा या कोई अफराद मौजूद ना हो, इन तमाम सिचुएशंस में आप उनके लिए सेटलमेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये सेटलमेंट वीज़ा अप्लाई होगा जिस भी कंट्री से आप हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से या जहाँ कहीं से भी, तो आप वहीं से अप्लाई करेंगे। डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ से उनको सबमिट करेंगे। वो डॉक्यूमेंट्स ऐसे होंगे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक तो डिटेल आएगी कि तमाम जो आपके उनके जो औलाद हैं उनकी डिटेल आएगी, कौन कौन कहाँ पे मुकीम है और कौन उनको लुक आफ्टर कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, और जो लुक आफ्टर कर सकता है उसके अपने पर्सनल सर्कमस्टांसिस क्या हैं, उसके पास अकोमोडेशन मौजूद है, उसके पास सफिशेंट इनकम है, रेगुलर इनकम है उसके पास, वो बेनिफिट्स तो नहीं ले रहा। इस तरह की तमाम सिचुएशंस हैं जो कि आपको उनके मुतल्लिका डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स की एक तवील लिस्ट है, इस प्रोग्राम में मैं उसको समराइज़ इस तरह नहीं कर सकता क्योंकि केस टू केस वेरी भी करता है। तो मैं आपको एडवाइस करूँगा, क्योंकि इस केस के अंदर खासी भारी भरकम किस्म की जो है वो होम ऑफिस की फ़ीस आपको पे करनी होती है। लगभग 1800 पाउंड के करीब जो है आउट ऑफ कंट्री जो फ़ीस पर पर्सन जो आपको देनी होती है। तो आप बेहतर है कि प्रॉपर तरीके से लीगल एडवाइस लेके फिर ये केस सबमिट करें, और वैसे कोई इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप पास तमाम डॉक्यूमेंट एविडेंस पूरी है तो। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा एक सवाल है, वो मेरा जो 2001 में आया था ना, मुझे 4 साल का वीज़ा मिला था, उसके बाद मेरा इंडिफिनिट मिला था। इंडिफिनिट से बाद में मैरिज हो गया, मेरा बच्चे हो गया ना पाकिस्तान में। तो अभी मैं पाकिस्तान में उसका ब्रिटिश के अप्लाई कर सकते हैं या यहाँ में, प्लीज़ मुझे बता दो। थैंक यू। जी ठीक है। जो बच्चे आपके पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, भले ही वो पाकिस्तान में या यूके में हैं, अगर आपके इंडेफिनेट होने के बाद वो पैदा हुए हैं तो वो डायरेक्टली पाकिस्तान से भी अपनी नेशनलिटी जो है अप्लाई कर सकते हैं, पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, उनको पासपोर्ट वहीं पे मिल जाएगा। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो हेलो। जी वालेकुम अस्सलाम। सर जी, ये आप लीगल एडवाइजर है अभी नहीं पे? जी जी ओके सर जी, आपसे अभी मैंने बात की, मेरा 9 साल 3 मंथ्स हुआ है ना, तो मैं स्टूडेंट पे नहीं जा सकता, इंटरप्रेन्योर पे नहीं जा सकता। तो एक लीगल एडवाइजर ने मुझे बोला कि आप FLRO एप्लीकेशन कर दो। तो अगर मैं FLRO एप्लीकेशन कर दूं, मैं 2004 में आया था स्टूडेंट पे, और अभी मेरा पोस्ट वर्क वीज़ा है जो नवंबर में ख़त्म हो जाएगा। तो इस पे प्रोसेस पे कितना टाइम लगता है, और अगर ये रिफ्यूज़ हो गया तो क्या अपील पे इतना टाइम लग जाएगा कि 10 साल पूरे हो जाए? मेरा ख्याल है मैंने अभी आपको ये एक्सप्लेन किया है कि देखिए, अभी मैं आपको इस तरीके से प्रॉपर एडवाइस तो नहीं कर सकता कि आप ये FLRO एप्लीकेशन फाइल करो, क्योंकि मुझे आपके एग्जैक्ट सर्कमस्टांसिस का नहीं पता। लेकिन जो आप बात बता रहे हैं उसके ऊपर मैं जनरल एडवाइस ये दे रहा हूँ कि बहरहाल आपको इतना अर्सा यहाँ पे यूके में हो चुका है, तो आप एक फर्दर लीव टू रिमेन जो है एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन राइट्स, प्राइवेट और फैमिली लाइफ के बेसिस पे ये फ़ाइल कर सकते हैं। नॉर्मली ये आजकल जो है इसमें 3 से 4 माह के अंदर ये एप्लीकेशन डिसाइड हो रही है। अगर आपको राइट ऑफ अपील मिलता है तो आगे 3 से 4 माह मज़ीद आपके अपील में लग जाते हैं। अगर बिलफर्ज वहाँ से भी अपील रिफ्यूज़ होती है तो फिर फर्दर एक लेवल अपील का है, उसमें भी 2-3 माह लग जाते हैं। तो ओवरऑल आपका जो पूरा प्रोसीजर है, अगर ये सही तरीके से चलता रहता है
तो ये कम से कम ये 7 से 8 माह का प्रोसीजर है सारा, फ्रॉम डे 1 टू द लास्ट अपील। तो अगर आप इस तरीके से पूरा करके फिर अपने 10 ईयर्स पूरा करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स मैं तो आपको एडवाइस नहीं ये करता, लेकिन बहरहाल अगर आपके ये सर्कमस्टांसेस हैं तो आप इसको देख लीजिए और इसके बारे में मशवरा कर लीजिए अपने वकील से। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं मैनचेस्टर से कॉल कर रही हूँ। जी फरमाइए। तो मुझे ये पूछना था कि मेरे हस्बैंड ने 10 ईयर्स की बेस पे अप्लाई किया है और मैंने उनके साथ FLRO अप्लाई किया था। ओके जी तो 6 मंथ हो गए हैं, तो हमारी एक्नॉलेजमेंट आ गई थी साथ, लेकिन फिंगरप्रिंट्स उनके आ गए थे और मेरे नहीं अभी तक आए। 6 मंथ हो गए हैं इस बात को ना। तो मुझे ये पूछना था क्वेश्चन कि ये नॉर्मल है, आगे क्या करना चाहिए, और सेकंड ये कि मैं उनका डिसीजन मुझसे पहले आ सकता है। ओके आपने एप्लीकेशन इकट्ठी की थी या सेपरेट एप्लीकेशन की थी और उनको लिंक किया था? जी इकट्ठी की थी, लिंक किया था। इकट्ठी की थी एक ही दफ़ा में, ठीक है। अच्छा जो सिचुएशन आप बता रही हैं इसमें नॉर्मली ऐसे होना नहीं चाहिए कि 6 माह हो गए हैं और आपके बायोमेट्रिक्स अभी तक नहीं आए। डेफिनेटली इसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। आपको चाहिए कि जो बायोमेट्रिक का डिपार्टमेंट है उनसे आप डायरेक्टली बात करें और रब्ता करें उनसे। उनका एड्रेस वगैरह होम ऑफिस की वेबसाइट पे मौजूद है, तो उनसे बात करें और आपको दोबारा जो है बायोमेट्रिक का लेटर भेजें, क्योंकि ये ज़रूरी है। अगर आपकी एप्लीकेशन डिसाइड किए बगैर मेन एप्लीकेशन डिसाइड हो जाती है तो फिर आपको एक फ़्रेश एप्लीकेशन फ़ाइल करनी पड़ सकती है अगर इसमें ये प्रॉब्लम आती है। तो आप ये मेक श्योर करें कि आपकी एप्लीकेशन वैलिडली उनको सबमिट हुई है और उसके बाद उन्होंने अगर अभी तक सेंड नहीं किया आपको बायोमेट्रिक लेटर तो ये मेक श्योर करें कि वो आपको दोबारा जो है लेटर सेंड करें और आप उसमें बायोमेट्रिक जल्द से जल्द अपने दें ताकि आपका केस प्रोसेसिंग में आ सके। जब तक बायोमेट्रिक्स आपके नहीं होते आपका केस प्रोसेसिंग में नहीं आएगा। तो ये अगर आपने ख़ुद किया तो आप ख़ुद चेक करें, अगर आप वकील के से किए तो उनको बोलें कि वो आपके बिहाफ पे चेक करें होम ऑफिस से। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैंने पूछना था, मैं इधर आया था 2005 में आया था, अंडर 16 मेरी एज थी। तो अभी मुझे आए हुए अभी मुझे आए हुए तकरीबन 9 साल हो गए। तो मैंने असाइलम क्लेम किया था लेकिन वो रिफ्यूज हो गया था। तो अभी मेरे 2 बच्चे हैं, तो अभी मैंने वाइफ के नाम पे असाइलम किया लेकिन वो भी जुडिशियल रिव्यू सब कुछ वो रिफ्यूज हो गया है। तो अभी मैंने पूछना था कुछ, अभी दोबारा मैं अपने नाम असाइलम कर सकता हूँ या ऐसे कुछ हो सकता है? इसमें मेरे भाई सिचुएशन ये है कि असाइलम तो फिर आप एक ही दफ़ा करते हैं, अगर एक दफ़ा रिफ्यूज़ हो गया तो उसके बाद फिर आपको अपील का राइट मिलता है। लेकिन यहाँ पे मैं जो आपकी जिस थोड़ी सी सिचुएशन बताई उस पर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि अगर आप उस वक्त अंडर 16 थे एट दैट टाइम और अब आपको आए हुए 25 साल आई मीन 9 साल हो चुके हैं और अब आप 25 साल से अबव हैं, तो आप डेफिनेटली जो है वो नए जो रूल्स हैं अपेंडिक्स हैं उनके मुताबिक आप किसी हद तक क्वालिफाई करने चाहिए। आपको मैं ये एडवाइस करूँगा कि आप अपने तमाम सर्कमस्टांसेस के साथ किसी सोलिसिटर से जल्द अज जल्द मिलें और जो लेटेस्ट जो रूल्स आए हैं अपेंडिक्स आई हैं जिसमें कि ख़ास तौर पे पैराग्राफ 276 ADE के हवाले से जो एप्लीकेशंस फ़ाइल की जा रही हैं उनको ख़ास तौर पर ज़हन में रखते हुए आप उनसे गाइडलाइन लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपका असाइलम के अलावा भी केस बनता है और आप इसमें फॉल करते हैं। आप एक प्रॉपर एडवाइस ज़रूर लीजिए इस चीज़ के ऊपर। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सलाम। मैं मैनचेस्टर से बोल रहा हूँ, तो मुझे 3 क्वेश्चन पूछने थे। जी बिल्कुल पूछिए। मैं बेसिकली असाइलम सीकर हूँ और मुझे ये पूछना था कि क्या मैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? मैंने जनवरी 2013 में से यहाँ पे असाइलम क्लेम किया था और अभी मेरा असाइलम चल रहा है। दूसरा ये कि हमारा एक एक्सीडेंट हुआ है मिसेज मेरी का, क्या हम वो उसका मतलब क्लेम कर सकते हैं, एक्सीडेंट क्लेम? थर्ड ये कि किसी से सुना था कि यहाँ पे अगर फैमिली बेस पे अगर आप असाइलम में 3 साल निकाल जाते हैं तो डिस्क्रेशनरी लीव मिलने के चांसेस होते हैं 2.5 से 3 साल की। कहानी मुझे इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। मुझे दूसरे सवाल का मैं मज़ीद एडिशन चाहिए। एक्सीडेंट करते वक्त क्या आपकी वाइफ ड्राइवर थी या पैसेंजर थी? पैसेंजर थी। पैसेंजर थी, ठीक है। मैं अब आपको 1 बाय 1 आंसर देता हूँ। जहाँ तक ड्राइविंग लाइसेंस का ताल्लुक है, आप मेरा क्लियर आंसर ये है कि आप इस वक्त एलिजिबल नहीं हैं ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए क्योंकि आपका स्टेटस अभी डिटर्मिन नहीं हुआ। अल्लाह ये कि कोई स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस है जिसमें कि आपको उसकी ज़रूरत है तो आप होम ऑफिस से परमिशन ले सकते हैं और उसके बाद आपको जो ग्रांट किया जा सकता है, क्योंकि जो ड्राइविंग लाइसेंस है विदाउट पासपोर्ट आपको इशू नहीं किया जा सकता या कोई भी ऐसा वैलिड ID डॉक्यूमेंट। सेकेंडली जो एक्सीडेंट हुआ आपकी वाइफ का बीइंग ए पैसेंजर, वो उसमें इंजर्ड हुई हैं, डेफिनेटली वो इंजर्ड हुई हैं। यहाँ पे इंश्योरेंस का कानून मौजूद है, वो अप्लाई कर सकती हैं और पर्सनल इंजरी क्लेम कर सकती हैं।
थर्डली जो आपका क्वेश्चन था कि अगर 3 साल का अर्सा हो गया तो उसमें क्या स्कोप है, इसमें ड्यूरेशन जो है वो ऐसा मैटर करती है, लेकिन इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती जितने कि फैक्ट्स, केस के फैक्ट्स मैटर करते हैं। अगर आपके केस में पोटेंशियल है और आपको रियल रिस्क ऑफ लाइफ है या फियर ऑफ प्रोसिक्यूशन या प्रोसिक्यूशन है, तो डेफिनेटली आपके केस जो है सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं। सिंपली ड्यूरेशन की वजह से इसमें सक्सेस होना वो शायद उसमें कोई बहुत ज़्यादा उसमें यकीनी बात नहीं है। बहरहाल लेकिन अगर इतना अर्सा इसमें हो चुका है तो डेफिनेटली साथ साथ आपके ह्यूमन राइट्स भी यहाँ पे डेवलप होते हैं, तो वो उसमें एक पॉजिटिव एक फैक्टर ज़रूर काउंट किया जाता है। जी नेक्स्ट कॉल लेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सलाम। जी सर, मैं 2011 को इधर स्टूडेंट वीज़े पर आया था और मेरा वीज़ा फिनिश होगा नेक्स्ट ईयर 2014 में। और जो मेरे वालिद साहब है वो ब्रिटिश नेशनल है इधर, और जो वालदा है वो लीव टू रिमेन है, ILR है उनके पास। तो मैं ये पूछना चाह रहा, मैं अगर ह्यूमन राइट्स या एडल्ट डिपेंडेंट पर केस कर सकता हूँ, और मुझे थोड़ा सा मेडिकल प्रॉब्लम भी है, यानी कि ट्रीटमेंट मेरा चल रहा है हॉस्पिटल में, और बाकी मेरी कॉलेज की जो भी फीस होती है वो वाले साहब ही पे करते हैं, तो इसलिए मुझे नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें सिचुएशन ये मेरे भाई के जो मेडिकल ग्राउंड्स होती हैं स्पेसिफिकली, और ख़ास तौर पे अगर वो सीरियस नेचर की ग्राउंड्स हैं तो वो बहुत वैलिड ग्राउंड्स हैं। ख़ास तौर पे जब आपके पेरेंट्स जो है यहाँ पे उनके पास प्रॉपर रेजिडेंस स्टेटस है, वाले साहब ब्रिटिश हैं, वालदा के पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है, तो इस सिचुएशन में ये भी सर्कमस्टांसेस देखने हैं कि आपकी बाकी फैमिली कहाँ पे है और आप किस हद तक इन पे डिपेंडेंट हैं और किस हद तक बाकी फैमिली पे डिपेंडेंट हैं, और आपके ओवरऑल सर्कमस्टांसेस क्या हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों पर अगर जो कोई चीज़ सुपरसीड करेगी वो आपकी अपनी मेडिकल कंडीशन भी यकीनन है। अगर वो कंडीशन वाकई ही इस हद तक है कि आप जो है वो वापस नहीं जा सकते, वहाँ पे जाके रिजाइड नहीं कर सकते, या कोई ऐसे दूसरे दीगर जो है इनसमाउंटेबल सर्कमस्टांसेस हैं, तो डेफिनेटली आपको इसका एज मिलेगा और वो इसको एक वैलिड एप्लीकेशन कंसिडर करेंगे। ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप इसको प्रॉपर इसके ऊपर गाइडलाइन लीजिए और सोलिसिटर से एडवाइस के बगैर इस केस को फाइल मत कीजिए। आप गाइडलाइन लीजिए, इसमें आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। जी नेक्स्ट कॉलर है। हेलो जी। जी जी मेरा सवाल है कि मैं ਸਪੋਜ਼ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ 2 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਂਦੀ ਪਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੈਂਦੀ ਪਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਵੇਜਸ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਸਪੋਜ਼ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਦੱਸੋਗੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਪਲੀਜ਼ ਸਪੋਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है मेरे भाई, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप ये ज़हन में रखिए कि जो स्पाउस वीज़े के लिए जो इनकम का थ्रेशोल्ड है वो 18,600 पाउंड का है एक स्पाउस के लिए। अगर उसमें आपके बच्चे शामिल हैं तो डेफिनेटली वो एक्सीड करता जाता है। एक बच्चा साथ हो तो 22,500 है, और 2 हों तो फिर 24,000 समथिंग है, तो इससे किसे एक्सीड करता है। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि ये जो 18,600 की जो अमाउंट थी स्पाउस वीज़े के वाले से, जो थ्रेशोल्ड है, इनकम थ्रेशोल्ड है, ये इस वक्त चैलेंज किया जा चुका है कोर्ट के अंदर। और इस चैलेंज के अंदर ये जो पिटिशनर थे वो 2 स्टेजेस के ऊपर ये अपील विन कर चुके हैं, और इस वक्त ये जो अपील है होम ऑफिस ने दोबारा ये अपील फ़ाइल की है। बिल्कुल रिसेंटली, अभी ये 2-3 वीक पहले की बात है, उन्होंने इसके अगेंस्ट दोबारा अपील फ़ाइल की है सुपीरियर कोर्ट्स के अंदर। तो अभी एक तो उसका फ़ैसला आने में इंतज़ार है उसका। जब तक वो फ़ैसला नहीं आता तो 18,600 वाली जो रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली वो एज इट इज़ आपके ऊपर अप्लाई नहीं कर रही। अगर आपकी इनकम किसी भी वजह से उससे कम होती है तो वो उसके ऊपर वो होल्ड पे लगा देंगे कि, और वो वेट करेंगे जब तक सुपीरियर कोर्ट का इसके ऊपर फ़ैसला नहीं आ जाएगा। अगर आप 18,600 की लिमिट्स को पूरा करते हैं तो फिर वो उसको होल्ड पे नहीं रखेंगे और उसको केस को डिसाइड कर देंगे अकॉर्डिंग टू द मेरिट्स ऑफ योर केस। जहाँ तक आपकी बात है इंडेफिनिट की वजह से, तो चूँकि आपको भी अपनी इनकम तो शो करनी है और तमाम ये जो एक्सपेंसेस वगैरह शो करने हैं, लेकिन जो थ्रेशोल्ड की जहाँ पे बात आ जाती है, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, थ्रेशोल्ड आपके ऊपर उस तरीके से भी रिक्वायर्ड नहीं है ड्यू टू दीज रीसेंट चेंजेस एज वेल। हाँ, बहरहाल आपको जो वैलिड अपनी इनकम है वो डेफिनेटली शो करनी है। इतनी इनकम हो कि आप उसके अंदर अपनी फैमिली को अकोमोडेट कर सकें। जिन केसेस की मैं बात कर रहा हूँ उन केसेस के अंदर ये जो इनकम बताई गई है ये 12 से 14 हज़ार जो है वो सालाना के करीब बताई गई है।
अगर ये जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है ये दोबारा अपहेल्ड होती है तो ये जो अमाउंट है ये 18,600 से कम होके वैसे ही 12 से 14,000 के ऊपर आ जाएगी। और अगर ये अपहेल्ड नहीं होती, सस्टेन नहीं करती, तो डेफिनेटली फिर वही लिमिट रहेगी उसके ऊपर। तो ये चीज़ आप ज़हन में रखिए कि इस वक्त ख़ास तौर पे इस हवाले से एक काफ़ी बड़ी बहस चल रही है और इसके ऊपर काफ़ी डिसीजन आना मतवक्के है। तो आप कोशिश कीजिए कि लेटेस्ट जो है वो अपडेट्स लेते रहिए, या तो यूके बार एजेंसी की वेबसाइट चेक करें या सोलिसिटर से जो है वो गाइडलाइन लें। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं साइमा बात कर रही हूँ लंदन से। मुझे जी। पूछना है कि मेरे हस्बैंड की इंडेफिनिट नेक्स्ट ईयर ड्यू है फरवरी में, तो मैं 2010 में आई थी, क्या मैं उनके साथ अप्लाई कर सकती हूँ? और दूसरा ये कि मेरे पास लेवल 7 का डिप्लोमा यहाँ पे है, और उसके अलावा मुझे क्या कोई और इंग्लिश कोर्सेज वगैरह करने पड़ेंगे? जी बिल्कुल ठीक है। अगर आप अपने हस्बैंड के साथ अप्लाई, एक तो बात यह है कि आप उनके साथ बिल्कुल अप्लाई कर सकती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप एक इंडेफिनेट केस के साथ अप्लाई करती हैं, इंडेफिनेट एप्लीकेशन के साथ अप्लाई करती हैं, तब आपको फिर लेटेस्ट जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी पूरी करनी पड़ती हैं। लेवल 7 का डिप्लोमा अपनी जगह पे है, लेकिन इसके साथ चूँकि अब 2 टेस्ट हो चुके हैं इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ, लाइफ इन द यूके का टेस्ट भी जो है वो कंपलसरी हो चुका है। तो अब आपको रिसेंट जो रिक्वायरमेंट है इनको पूरा करना पड़ेगा। लैंग्वेज टेस्ट की हद तक आपकी रिक्वायरमेंट जो है पूरी कर रही हैं, लेकिन लाइफ इन द यूके की हद तक आप रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रही, तो आपको सेकंड टेस्ट भी लेना पड़ेगा। उस टेस्ट के बाद ये आप अप्लाई कर सकती हैं। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने एक सवाल पूछना था। मैंने एक फैमिली को स्पॉन्सर किया था, वो यहाँ पर आए हैं और उन्होंने कुछ देर बाद कोई होम ऑफिस में केस फाइल कर दिया ना, तो मुझे नहीं पता कि क्या उन्होंने केस फाइल किया। मोस्ट प्रोबेबली कि उन्होंने जो असाइलम ही किया होगा ना। अब मैं अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ और फ्यूचर में इसका इफेक्ट मेरे पे क्या होगा कि अगर मैं किसी को फ्यूचर में स्पॉन्सर करता हूँ? आपका स्टेटस और क्या है यहाँ पे? मैं ब्रिटिश हूँ ना। आप ब्रिटिश हैं तो जी ओके ठीक है। आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? हाँ, अगर मैं मतलब होम ऑफिस को इन्फॉर्म करता हूँ तो आया उनके केस के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ेगा? बहरहाल है कि एट द एंड ऑफ द डे मैं ये भी नहीं चाहता कि उनको भी नुकसान हो, अगर उन्होंने कर ही दिया तो ना। ठीक है ठीक है, मैं आपको इसमें बताता हूँ। इसमें सिचुएशन ये है कि जब आपने उनको स्पॉन्सर किया तो एक्चुअली तौर पे आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो डेफिनेटली एक ले ली कि अब आप उनके यहाँ पे जो रहने वहने के अखराजात हैं और बाकी तमाम अखराजात की देख रेख सारी आप करेंगे। तो बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न आपका काम बनता है, अगर वो अपनी जो मुतय्यना मुद्दत के अंदर वापस नहीं जाते तो आप होम ऑफिस को इन्फॉर्म करें कि ये इस तरीके से मैंने इनको स्पॉन्सर किया था, अब उनका माइंड चेंज हो गया है या वो दूसरा वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं आपके नोटिस में ये चीज़ लेकर आ रहा हूँ। तो ये तो आपका काम बनता है, आप उनको इन्फॉर्म करें। अगर आप नहीं भी इन्फॉर्म करते तो बहरहाल उनकी इन्फॉर्मेशन में ऑलरेडी आ चुका है, उन्होंने अगर फर्दर एप्लीकेशन फ़ाइल कर दी है तो वो होम ऑफिस के रिकॉर्ड में वो आ चुका है। अगर वो कोई भी एप्लीकेशन फ़ाइल ना करते और इमिग्रेशन एब्सकॉन्डर्स बन जाते या बिल्कुल भी ओवरस्टे हो जाते तो वो एक चीज़ जो डेफिनेटली जो है वो एक गलत बात होती और आपको चाहिए कि आप उस वाले से उनको ज़रूर बताते। एनीवेज़, आपके ऊपर क्या इसका इफ़ेक्ट होगा? टेक्निकली स्पीकिंग आपके ऊपर इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। उसकी रीज़न ये है कि आपने बहरहाल जब एक ज़िम्मेदारी अपनी पूरी की है, उनको स्पॉन्सर किया है और होम ऑफिस को भी बता दिए, ना भी बताएंगे तो आपके ऊपर कोई डायरेक्ट कोई इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। हाँ, जब आप नेक्स्ट किसी बंदे को स्पॉन्सर करेंगे तो डेफिनेटली अगर उनका केस रिफ्यूज़ होता है इस बुनियाद पे उसके एक चांसेस बन सकते हैं कि जिसको आप स्पॉन्सर किया वो पहले भी वापस नहीं गए, तो ये भी चांसेस है कि ये भी वापस नहीं जाएंगे क्योंकि आप उनके ऊपर पूरा जो अपना कंट्रोल एग्जीक्यूट नहीं कर सके या होम ऑफिस के साथ प्रॉपर तरीके से लिएज नहीं कर सके, तो आप इनके साथ भी ऐसा करेंगे। तो एक बहरहाल किसी हद तक एक फैक्टर है कि वो आप जो नेक्स्ट किसी बंदे को आप स्पॉन्सर करेंगे तो उनका वीज़ा रिफ्यूज़ होने के जनरल ग्राउंड्स की बेसिस के ऊपर चांसेस हैं इसके वाले से। तो अगर आप उनको इन्फॉर्म कर देते हैं और प्रॉपर तरीके से इसको लुक आफ्टर करते हैं मैटर को, तो उम्मीद है कि इसके चांसेस कम हो जाएंगे। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो जी जी, मैंने आगे भी बात की थी, मेरा फोन कट गया था। मैं अंडर 16 जो आया था, तो आगे थोड़ी देर पहले बात हुई थी, फोन कट गया था। तो मैंने पूछा कि अगर मैंने जब साइलम किया था फिर मैं एक बार पकड़ने हुआ था, उस वक्त साइलम किया था तकरीबन 2009 के एंड में।
तो अगर आप जो कह रहे हो कि उसमें अगर मैं अभी मुझे 9 साल हो गया, 24 ईयर का हो चुका हूँ मैं, तो उसमें फिर भी आ सकता हूँ कि कोई नया ऐसे एप्लीकेशन डाल सकता हूँ या कुछ? अभी मेरे 2 बच्चे भी हैं इधर। जी, आप बिल्कुल आ सकते हैं उस कैटेगरी के अंदर, क्योंकि जो भी नए रूल्स आएंगे, आप जब तक इस मुल्क के अंदर मौजूद हैं, तो जैसे भी रूल्स आएंगे वो आपके ऊपर बहरहाल अप्लाई करेंगे, आपके ऊपर उनका इतलाक होगा। आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ, उसको पैराग्राफ 276 ADE कहते हैं, आप उसको बेशक नोट कर लीजिए, अपने वकील के पास चले जाइए, उनसे भी रहनुमाई हासिल कीजिए, वो आपको मज़ीद गाइड करेंगे। चूँकि ये टीवी प्रोग्राम है, उसके ऊपर मैं आपको तफसील से तो नहीं बता सकता, तो लेकिन बहरहाल आप ये नोट कर लीजिए और आप इसके मुताबिक उनसे गाइडलाइन लीजिए, आपको ज़रूर गाइड करेंगे। सेकेंडली, अगर आपको कहीं और से रहनुमाई नहीं मिलती, हमारा ईमेल एड्रेस जो है वो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप ईमेल कीजिए, मेरा नाम लिखिए उसके ऊपर, इमरान परवेज़ मेरा नाम है, मुझे नाम लिख के मुझे ईमेल कीजिए, मैं आपको इंशाल्लाह ताला पूरी गाइडलाइन इसके ऊपर दूंगा, क्योंकि टीवी प्रोग्राम के ऊपर बहरहाल हमारी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, ज़्यादा वक्त इसके ऊपर सर्फ नहीं कर सकते। तो ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते फिर इसी तरीके से मुलाकात होगी। मेरे ही टीम के दूसरे साथी आपके पास हाज़िर होंगे और इसी तरीके से आपके सवालों के जवाब देंगे। एक दफ़ा फिर आपके प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।